प्रणाम मित्रों। भारत की राजनीति जाति और जातिगत आरक्षण की धुरी के आसपास ही घूमती रहती है। तो इसी को लेते हुए 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जातियों का उपवर्गीकरण किया जाए और उसमें क्रीमी लेयर की व्यवस्था की जाए। इसको लेकर के भारत के राजनेताओं ने 21 अगस्त 2024 को पूरे भारत का बंद का आह्वान किया। यह भारत बंद का आह्वान क्यों किया गया, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला था, इसकी पटकथा कब लिखी गई और क्या भारत बंद कर देने से एसटी एसी की जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी? अगर आपके मन में यही प्रश्न उठ रहा है तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल मेरे विचार को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और आइए और इन बिंदुओं पे हम लोग विचार करते हैं। भारत बंद की इस कहानी में 3 किरदार हैं। पहला किरदार है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा किरदार है हमारे देश के राजनेता और तीसरे किरदार आप और मैं हूं, जो कि इसमें इस कहानी के पूरे किरदार हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है 1975 में पंजाब से। दलविंदर सिंह वर्सेस पंजाब सरकार। इसमें ऐसा होता है कि जो कि 25% आरक्षण नौकरियों और शिक्षण में केवल 2 जातियों को दिया जाता है। पहला होता है वाल्मीकि समाज और दूसरा है मजहबी सिखों को दिया जा रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में पलट दिया। और यह सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो निर्णय लिया है वो 2004 के अपने खुद के निर्णय को पलटा हुआ है। और इस निर्णय को जिन 6 जजों ने सुनाया उसमें प्रमुख रूप से हैं DY चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विश्वनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल एंड जस्टिस बेला त्रिवेदी जी। और इस फैसले में ये कहा गया है ST SC समाज के जिन जातियों को नहीं मिल रहा है उनको भी यह आरक्षण का लाभ दिया जाए, इसलिए यह उपवर्गीकरण किया जाए। जबकि अगर देखा जाए तो पूरे भारत में आर्टिकल 341 के तहत SC के 16.6% और ST के 8.6% पूरे पॉपुलेशन के हैं, जो कि 2011 में किया गया था। इसमें SC में 1108 जातियां हैं जो कि 28 राज्यों में हैं और ST की 744 जातियां हैं जो कि 22 राज्यों में हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि अगर इतनी जातियां हैं तो केवल कुछ जातियों को ही क्यों लाभ दिया जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हरिजन जाटव, पंजाब में वाल्मीकि समाज और मजहबी सिखों को दिया जा रहा है। उसी प्रकार से तमिलनाडु और कर्नाटका में कुछ प्रमुख जातियां हैं उनको दिया जा रहा है। क्यों ना आरक्षण का लाभ पूरे के पूरे जितनी जातियां हैं उसमें वर्गीकरण करके सभी जातियों को दिया जाए, यही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। अब एंट्री होती है इस कहानी में दूसरे किरदारों की, जो कि हमारे देश के नेता हैं, जो यह समझते हैं कि उस जाति के वही प्रमुख हैं, दूसरा कोई प्रमुख नहीं है। तो इसमें प्रमुख रूप से जिनका नाम आता है वह है बहन मायावती, जो कि SC समाज से बिलोंग करती हैं। और उन्होंने 4 अगस्त और 10 अगस्त को 2 अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, जिन लोगों ने संविधान की प्रति को लेकर के जो शपथ ली, उन लोगों ने जब आरक्षण की हत्या की जा रही है तो वो लोग चुप बैठे हुए हैं, वो लोग साथ नहीं दे रहे हैं। क्या वह इसमें विश्वासघात नहीं कर रहे हैं? और दूसरी बात उन्होंने यह की कि जब प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को यह आरक्षण के बारे में आश्वासन दिया कि यह लागू नहीं किया जाएगा, फिर अचानक उन्होंने अपना संसद को बंद क्यों कर दिया? उन्होंने 9 अगस्त को 2024 को अनिश्चितकाल के लिए संसद को बंद कर दिया। तो इसमें उनकी मंशा पे भी शक होता है। इसके अलावा मायावती जी ने कुछ प्रश्न उठाए जो कि बहुत ही वैलिड हैं, जैसे कि उन्होंने ये कहा कि प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है? क्या प्राइवेटाइजेशन से SC ST के आरक्षण पे असर नहीं पड़ रहा है? क्या नौकरियां जो बाकी हैं, जो एक तो सरकारी नौकरियां बहुत ही कम आ रही हैं, दूसरे नेताओं की एंट्री होती है और डायलॉग बाजी स्टार्ट हो जाती है। सभी नेता अपने अपने जातियों के आरक्षण के हिसाब से बोलना चालू कर देते हैं। जो कि दलित नेता हैं वो लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लोग सुनते हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी को। वो बार बार कहते हैं हम संविधान बदल देंगे, हम संविधान बदल देंगे, कभी कहते हैं हम आरक्षण खत्म कर देंगे। आओ खत्म करो आरक्षण। आरक्षण को छूने का प्रयास करेगा तो
इस देश में जो भूचाल आएगा उसका सामना नहीं कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग। इस बात को मेरी अच्छी तरह से याद रखें। अगर चोर दरवाजे से आरक्षण खत्म करने का प्रयास किया या कोई षड्यंत्र किया वंचित वर्गों में बंटवारा करने का, तो इस षड्यंत्र का खामियाजा जो है भुगतने के लिए सरकार तैयार है। मेरा सरकार को चैलेंज है, अगर दिन में तारे ना दिखा दिए तो मेरा नाम। चंद्रशेखर रावण ने अपनी बातों को अग्रेसिव तरीके से कहा हुआ है और इसी तरह से लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने क्या कहा। गृह मंत्री का जो है आया, आप क्या मानते हैं, आपकी पार्टी क्या मानती है, होनी चाहिए जो अभी होना है जनगणना, उसके साथ जातिगत जनगणना होनी चाहिए? मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनजर रखते हुए उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर। ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूं। मैं मानता हूं कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता जरूर हूं, कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी। और इसके बाद सपा प्रमुख नेता अखिलेश यादव जी का एक ट्वीट आता है। ट्वीट में यह कहा गया है कि जो आरक्षण है उसको उसी प्रकार से लागू किया जाए जिस प्रकार से इससे पूर्व में वह लागू था। उसमें कोई भी वर्गीकरण नहीं किया जाए, क्रीमी लेयर का कोई मतलब ना रखा जाए। इससे एसटी एसी के अधिकारों का हनन होगा, उनके आरक्षण का हनन होगा। ये सब डायलॉगबाजी चल रही है। उसमें राजग के प्रमुख तेजस्वी यादव जी का भी बयान आता है। सुनिए उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। क्रीमी लेयर के सपोर्ट करते हैं, क्या बात है? तो आप अपने बेटे को अपने क्यों बैठे? अब बाई इलेक्शन होगा तो फिर उनका परिवार का लोग को लड़ाएंगे चुनाव। आप क्यों नहीं त्याग कर रहे हैं? ये दोहरी नीति नहीं चलने वाली है। और इसमें सबसे ज्यादा चेहरा उजागर हुआ है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का। चिराग पासवान जी क्या कर रहे हैं? हाँ में हाँ मिला रहे। आज उनके पिताजी होते तो ये ऐसा होने देते, इसका कड़ा विरोध करते। रामविलास पासवान जी ने माइनॉरिटी के सवाल पर इस्तीफा देने का काम किया था। चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? खाली मलाई खा रहे हैं सरकार में बैठ करके। बंगला दे देगा, सिक्योरिटी दे देगा, उसी में ये लोग खुश हैं। घर बर्बाद कर दिया, अब ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं। ये लोग टुक टुक देख रहे हैं। तो देश की जनता देख रही है, दलित समाज, आदिवासी समाज देख रहे हैं इन नेताओं को और समय पर इन लोगों को सबक सिखाने का काम। ये वो लोग थे जिन्होंने भारत बंद के पक्ष में बयान दिए और दूसरे वो हैं जिन्होंने इसका अपोज किया, विपक्ष में बोला। इसमें प्रमुख रूप से हैं भाजपा के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला, जरा सुन लो। सुप्रीम कोर्ट का फैसले को पढ़ो, पढ़े लिखे बच्चों। अगर आपको उसके पक्ष में नहीं हो तो मैं भी आपके साथ हूं। पर सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल डॉक्टर बन गया, उसका भाई आरएस से आईएएस बन गया, डॉक्टर किरोड़ीलाल एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मंत्री बन गया, तो और का तो नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्रीमी लेयर। आप ये बहन बेटी बैठी है, दूध को पकाती है, जब ऊपर क्रीम आ जाती है। हो गया, मैं हो गया, बेटा भतीजा एमएलए हो गया, लेकिन मेरे बगल में एक 35 साल से एक व्यक्ति पहाड़ में पत्थर निकाल के अपना जीवन यापन कर रहा है, उसका सारा हक किरोड़ीलाल ने छीन लिया, मेरे पड़ोसी को नहीं मिल रहा। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस गरीब को मिलो जो पिछड़ गए। यह सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। इसके बाद भारत बंद को लेकर केंद्रीय मंत्री हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने समाचार एजेंसी ANI को से कहा कि जो लोग भारत बंद का आह्वान किए हैं वो स्वार्थी तत्व हैं। स्वार्थी तत्व में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वे मेरे बड़े भाई हैं।
भारत बंद करने वाले स्वार्थी तत्व हैं। वैसे तो वे मेरे बड़े भाई हैं, पर वह नहीं चाहते हैं कि छोटे भाई का भला हो। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने वर्गीकरण की बात की है। जैसे किसी घर में 4 भाई होते हैं, उनका आपस में नहीं बनने पर संसाधनों का बंटवारा कर लिया जाता है, और आज उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो समाज 76 वर्ष आज़ादी के बाद भी उसका विकास नहीं हुआ, तो उसके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। मांझी ने कहा कि अनुसूचित जाति से मिलने वाले आरक्षण का 90% लाभ कुछ ही जातियों को मिला है, बाकी जातियां आज भी हाशिए पर हैं। ये न्याय नहीं, अन्याय है। ऐसे तत्व जिन्होंने बंद का नारा दिया है वो स्वार्थी हैं, और आज के आंदोलन में हम अनैतिक व स्वार्थी करार देते हैं। और नेताओं की डायलॉगबाजी के बाद अभी स्टार्ट होता है एक्शन, और 21 अगस्त 2024 को एक्शन स्टार्ट हो जाता है। भारत बंद का आह्वान किया जाता है, जिसमें कि 21 संगठनों ने भाग लेते हैं। लेकिन यह भारत बंद का असर मुख्य रूप से बिहार और झारखंड में दिखाई देता है, जहां पर कि छिटपुट के जगह हिंसा की घटनाएं भी होती हैं। लेकिन आप लोग मित्रों ये बात को सोचिए कि पूरे देश में 28 राज्यों में एससी है और 22 राज्यों में एसटी है, फिर भी यही छिटपुट घटनाएं होती हैं। बिहार झारखंड में तो भरपूर रूप से इसका विरोध किया जाता है, लेकिन यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब और अन्य राज्यों में बहुत ही हल्का इसका असर रहता है। तो मित्रों सोचिए, आप लोग इस फैसले के बारे में सोचिए, इस फैसले का आप लोग अध्ययन कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट के कहने का क्या मतलब है, इसमें नेताओं का क्या लाभ है और उन जातियों का क्या लाभ है जो कि इसका लाभ उठा रही हैं, और इसका लाभ सबको मिलना चाहिए, ऐसा मेरा मत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि यह जो आरक्षण है वह केवल 10 साल के लिए लागू होगा, लेकिन 1990 के मंडल कमीशन के बाद आज तक 30 साल हो गए। क्या 30 साल हो जाने के बाद भी क्या समानता आई? क्यों नहीं आई? क्योंकि जिनको पहली बार आरक्षण मिला उनका उन्होंने लाभ लिया, फिर उनके बेटों ने लाभ लिया, और अब तैयारी चल रही है कि उनके बेटे भी आरक्षण का लाभ ले। तो यह कैसे संभव है कि गरीब के बेटे को भी आरक्षण मिलेगा, अन्य जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा? आप लोग ये सोचिए मित्रों, गरीब का बच्चा गरीब रह जाएगा, वो 5 किलो अनाज पे जिंदा रहेगा, केवल 5 किलो अनाज के लिए जिंदा रहेगा, और अपनी गरीबी में वो जिंदा रहेगा। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनका भी ये मत देखिए। समझ गए? आप क्रीमी लेयर को समझते हैं क्या होता है? नहीं, कुछ भी समझना, मुझे समझना ही नहीं है भाई। मुझे नहीं पता है, हमारा आरक्षण खत्म हो रहा, वो नहीं होना चाहिए, बस बात खत्म। कोई बात ही नहीं है। क्रीमी लेयर को समझते क्या है? हम समझे ना समझे, हमारा आरक्षण वापस चाहिए बस। आप समझते क्रीमी लेयर को? ये क्रीमी लेयर ही चल रहा है। आप वही कह रहे हो, क्या है क्रीमी लेयर? क्यों नहीं है बताइए। जाति अगर आप लोगों को लगता है कि केवल आरक्षण के करने से ही गरीबी हट सकती है, समानता आ सकती है, तो आप भ्रम में हैं। क्योंकि भ्रम में इसलिए है क्योंकि इस क्लिप को देखिए जो कि 21 अगस्त 2024 के भारत बंद के बाद की है। क्या आप सभी को यह नहीं लगता है कि यह शराब भी आपका शोषण कर रही है? यह शराब पीने से किसको लाभ है? शराब कंपनियों है, राज्य सरकारों को लाभ है, वो तो धनी होती जा रही है, लेकिन गरीब तो गरीब ही रह जाता है। उसकी गरीबी में यह जो है आटा गीला करता है, जो गरीबी को गरीब रहने देता है, उसमें शराब भी एक कारण है। और दूसरा कारण है अच्छी शिक्षा। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर आप शिक्षा लेते हैं तो यह एक ऐसी शेरनी का दूध है जो आपको दिन प्रतिदिन आपको स्ट्रांग करेगा। आप लोग अब उठा के देख लीजिए इतिहास को, जिन्होंने शिक्षा ली हुई है, अच्छी शिक्षा ली हुई है, आज वो कहाँ है और आप कहाँ हैं? क्योंकि मतलब आरक्षण का नहीं है, अच्छी शिक्षा का है। क्या कभी जो नेता आपको आरक्षण पे यह बातें कर रहे हैं, उन्होंने कभी कोई आंदोलन किया हुआ है कि अच्छी शिक्षा आपको दी जाए, अच्छी से अच्छे स्कूलों में आपका एडमिशन कराया जाए? क्या कभी भी आपके बीच में आके आंदोलन कराया है कि आपको अच्छी शिक्षा दी जाए? क्या जिन नेताओं ने आज 21 अगस्त 2024 को आंदोलन का आह्वान किया, क्या अभी आपके बीच आए कि आपको अच्छी शिक्षा भी मिलनी चाहिए, आपका प्राथमिक स्तर का जो प्राथमिक पाठशाला है उसमें अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे शिक्षक होने चाहिए, इसके लिए कभी न उन्होंने आंदोलन किया है? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप उनकी जगहों पे आ जाएंगे, यह देश सुधर जाएगा, यह आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो ख़त्म हो जाएगी, क्यों? अगर वो आपको शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं।
तो मित्रों, हम तो शरीर से रूप से तो आज़ाद हो गए, लेकिन मन से आज़ाद नहीं हुई। हमारी मानसिक गुलामी अभी भी चालू है। हमें मन की गुलामी को दूर करना है, हमें मन की गुलामी से आज़ाद होना है। तो अगली बार जब आप वोट कीजिएगा, दारू, मुर्गा, साड़ी, नोट नहीं पड़ेगा इस पर वोट। धन्यवाद।